लास्ट क्लास में हमने केवल शिक्षण के विषय में जो है सिर्फ उसका परिचय वगैरह पढ़ा था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, शिक्षण प्रक्रिया के दृष्टिकोण है और इसके सिद्धांत हैं। तो दृष्टिकोण में देखो, जैसे भारतीय दर्शन है तो उसके अनुसार क्या होती है, द्विमुखी प्रक्रिया होती है। द्विमुखी इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर दो व्यक्ति होते हैं, एक शिक्षक होता है और दूसरा कौन सा होता है, शिक्षार्थी होता है। तो ये प्रणाली जो भारतीय दर्शन के अनुसार है तो उसके अंदर क्या है कि इसे गुरुकुल प्रणाली से संबंध रखता है। जैसे पहले के समय में क्या होता था, गुरु जो शिक्षा देते थे तो वहां पर क्या होता था, शिक्षार्थी को वहां पर अंतःपुरवासी मतलब वहां पर जाकर रहना पड़ता था। ठीक है, जैसे आज के टाइम में हॉस्टल सिस्टम है। ठीक है, हॉस्टल सिस्टम में क्या होता है कि आपको उस जगह पर जाकर रहकर ही वहां पर आपको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। तो उसी तरह से पहले होता था, पहले के समय में होता था कि बीच में आप घर में नहीं आ सकते। अब तो जैसे हॉस्टल जाते तो बीच में वेकेशन होती है तो आप घर आ सकते हो, उसमें ऐसा नहीं होता था पुराने समय में। अगर आपने पुराने धार्मिक वगैरह सीरियल या नाटक वगैरह देखे होंगे तो उनमें आपने ये चीजें देखी भी होंगी। रामायण महाभारत के समय की बात की जा रही है यहाँ पे कि गुरुकुल प्रणाली से जो संबंध रखता है। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो अंतःपुरवासी ये जो वर्ड दे रखा है, तो इसका मतलब है कि वहीं पर जाकर जो शिक्षा ग्रहण करना, गुरु के पास जाकर। फिर आधुनिक दर्शन है। आधुनिक दर्शन जो आज हम पढ़ रहे हैं जिसे पाश्चात्य दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसके अंदर देखो दो व्यक्ति थे, एक तो थे बीएस ब्लूम और जॉन डीवी। जॉन डीवी जिनको महान शिक्षक की उपाधि दी गई है। ठीक है, जो शिक्षक बीएस ब्लूम है इनके अकॉर्डिंग क्या है, एक शिक्षक होता है और एक शिक्षार्थी होता है और एक क्या होता है, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग शिक्षक क्या करता है, शिक्षार्थी को अधिगम करवाता है यानी कि उसको सिखाता है। और यही क्या होती है, ये एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसे क्या कहा जाता है, संकुचित दृष्टिकोण भी कहा जाता है। कि संकुचित इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्टिकुलर सिलेबस होता है। इसी तरह से जॉन डीवी जो है शिक्षक, इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षक है, शिक्षार्थी है और समाज है। अब समाज तो क्या होता है, व्यापक होता है यानी कि पूरा फैला हुआ होता है, कुछ भी अपन सीख सकते हैं उसके अंदर। तो जॉन डीवी ने क्या कहा, समाज लिया, लेकिन इन्होंने समाज में से कुछ एक सिलेबस लिया जो कि अपने बालकों के स्तर पर हो। जो आज तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो वो क्या है, बीएस ब्लूम के अकॉर्डिंग है। क्योंकि आज आप टीचर का एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर भी क्या है, आपका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उसी को आप पढ़ रहे हो। ये तो नहीं है ना कि कुछ भी उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया जाता है जिसमें क्या है, एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है, पढ़ाने वाला शिक्षक और पढ़ने वाला कौन होता है, शिक्षार्थी होता है। और इसी तरह से जॉन डीवी है तो इन्होंने क्या बताया कि व्यापक दृष्टिकोण इनका इसी वजह से है क्योंकि क्या है, इन्होंने समाज को लेकर चले हैं। समाज में तो बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, पूरी जिंदगी हम सीखते ही रहते हैं समाज से। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को यही माना है कि एक शिक्षक है, शिक्षार्थी है और इसके अलावा जो सब चीज सीख रहे हैं वो क्या है, समाज से संबंधित है। फिर देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी विषय वस्तु का ज्ञान करवाना होता है। इस प्रक्रिया को लेकर शिक्षक का मूल लक्ष्य बालक को अधिगम कराना होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर विषय वस्तु या टॉपिक लेकर जो है वो बच्चों को क्या करवाना होता है, उससे संबंधित उसको ज्ञान देना होता है कि ये जो काम है वो इस तरह से या किसी काम से रिलेटेड हो सकता है। कोई विषय वस्तु है, जैसे आज मैं आपको ये जो पढ़ा रही हूँ, शिक्षण प्रक्रिया पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए क्या है, ये एक विषय वस्तु है और मैं आपको ये सिखा रही हूँ, तो आपको क्या करवा रही हूँ, इसका ज्ञान दे रही हूँ। और अगर आप इसे अपने जीवन में ढालते हैं तो या आपके व्यवहार में आता है तो वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। तो एक शिक्षक अपने बालकों को जो कुछ भी सिखाता है वह उसके माध्यम से उनके व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से एक बालक व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। अधिगम शब्द बार बार आएगा तो इसका मतलब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो भी हमने सीखा है उससे हमारे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं। फिर है शिक्षण उपागम। शिक्षण उपागम के अंदर देखो कि सारी ही चीजें आ जाती हैं, जैसे इसके मॉडल्स हैं, सिद्धांत हैं, सूत्र है, विधियां हैं और सहायक सामग्री है। सिद्धांत तो देखो सब व्यक्तियों के जैसे हम लोग हैं, अपने अपने मॉडल्स हम खुद बनाते हैं कि हमें इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये करना है या ये मेरा सिद्धांत है कि मैं जो है वो ऐसा नहीं करता, या किसी काम को लेकर अपने अपने सिद्धांत बनाए जाते हैं। उसी तरह से शिक्षण को लेकर भी बहुत सारे सिद्धांत बनाए गए हैं। इसी तरह से सूत्र होते हैं। सूत्र क्या होता है, किसी भी चीज को आसान तरीके से पढ़ने के लिए हम सूत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि बोर्ड मास है, ठीक है, तो वो क्या है, एक सूत्र है। या लाल बटे कक्का जो आप मैथ में पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा अपन जियो में या हिस्ट्री में किसी भी चीज को याद करने के लिए हम छोटी छोटी ट्रिक्स बना लेते हैं जिससे हमें वो क्या हो, अच्छे से याद हो जाए और अधिगम अच्छे से हो जाए। तो वो क्या होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं।
फिर विधियां हैं, तो विधियां कौन सी होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रायोगिक विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट मेथड का प्रयोग करते हैं, तो उनको क्या होता है, वो चीज़ जल्दी समझ में आती है, ठीक है। व्याख्यान विधि होती है, तो बड़े बच्चे जो होते हैं जिसके अंदर क्या किया जाता है, केवल लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिनमें बच्चों को सिर्फ बोल कर जो पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग इतना डेवलप हो जाता है उस समय कि वो क्या कर सकते हैं, उसको आराम से जो है वो व्याख्यान के माध्यम से उसको सीख सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी विधियां जिनका प्रयोग करते हैं अपन। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में क्या होता है, बहुत सारी सहायक सामग्रियां होती है, जैसे बोर्ड है, चार्ट है, पोस्टर है, ऑडियो विजुअल एड्स है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज होती हैं जिनको हम शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। तो एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय अपने बालकों को सरलतम तरीके से अधिकतम सिखाने के लिए जो भी उपाय काम में लेता है उनको हम क्या कहते हैं, उपागम कहते हैं। जिसमें क्या है, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें सबसे पहले पढ़े हम शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत में क्या होता है, एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय जब किसी आदर्श को अपनाता है तो वह आदर्श उसके कार्य को क्या बनाता है, सरल व रोचक बनाता है। कुछ विशेष आदर्श या सिद्धांत निम्न है, जिनमें से पहला है रुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट का सिद्धांत। अगर एक बच्चे में आप इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप कर पाओगे तो वो नहीं सीख सकता, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने क्वेश्चन वगैरह करवाए थे, उनके अंदर आया भी था क्वेश्चन कि सबसे पहले बच्चे में जो है सिखाने के लिए क्या डेवलप करना जरूरी है, उसको मोटिवेट करना जरूरी है या रुचि उत्पन्न करना जरूरी है। तो उसमें क्या आता है कि रुचि उत्पन्न करना जरूरी है। जब तक उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक क्या होगा, हम उसे मोटिवेट नहीं कर सकते। रुचि ही नहीं होगी तो मोटिवेट किस चीज के लिए करोगे, ठीक है। पहले हमें इंटरेस्ट देखना पड़ता है ना कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में। जैसे आप 10th के बाद किसी सब्जेक्ट को चूज करते हो तो आपका जिसमें इंटरेस्ट होता है आप उसी को चूज करते हो, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो सब्जेक्ट धीरे धीरे टफ होना शुरू हो जाता है। तो टीचर आपको उस समय क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि रुचि तो पहले से थी आपके अंदर, ठीक है, लेकिन वो रुचि खत्म ना हो इस वजह से आपको बाद में क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और पुनर्बलन दिया जाता है। तो शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों में सीखने के प्रति क्या करे, रुचि पैदा करे, क्योंकि बालकों में जितनी अधिक रुचि होगी वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, सीखेगा। और विषय वस्तु को लेकर बालक में सकारात्मक क्या होंगे, इमोशंस आएंगे, भाव आएंगे उसके अंदर। इसी में है, जैसे विसेंट के अनुसार है, बालकों की सक्रिय रुचि उनके अधिगम की मात्रा को क्या करती है, बढ़ाती है। अगर पॉजिटिव होगी तो बढ़ाएगी, नेगेटिव होगी तो उसको कम करेगी। फिर है प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशंस। प्रेरणा सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति शिक्षक अपने बालकों को जितना अधिक प्रेरित करता है बालक उतना ही ज्यादा सीखता है। इसलिए एक शिक्षक को प्रेरण के रूप में जो है वो काम करना चाहिए, उसको प्रेरणा देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसने थोड़ा सा काम गलत कर दिया, ठीक है, मान लो आपने 10 क्वेश्चन दिए और उनमें से उसने केवल 5 ही अटेंड किए, ठीक है, और 5 में से केवल 4 ही सही है, उसमें से भी एक उसने गलत कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मोटिवेट नहीं करो या उसको पनिशमेंट दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, आज आपके 4 सही हुए हैं तो कल अगर आप 10 में से 7 अटेंड करोगे तो आपके 5 सही अवश्य होंगे। तो वो तो क्या हो गया, बच्चे के अंदर उसको मोटिवेट करना हो गया, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि उसको पनिशमेंट देना शुरू कर दो कि तुमने तो 4 ही सही किए हैं, 5 अटेंड किए, 5 अटेंड भी नहीं किए, तो वो क्या हो जाता है, उसको डीमोटिवेट करना होता है। अगली बार बच्चा उसको सीखने से क्या करेगा, कतराएगा या टेस्ट ही नहीं देगा। स्किनर के अकॉर्डिंग है, अभी प्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है हृदय स्वर्ण पथ है, ठीक है। इसको राजमार्ग, हृदय या स्वर्ण पथ भी कहा जाता है कि बच्चे को मोटिवेट करना। श्रीमती गुड एनएफ के अनुसार है, किसी कार्य को आरंभ करना, आरंभ करने, जारी रखने व नियमित बनाने की प्रक्रिया ही क्या है, अभी प्रेरणा है। अगर उसको बिन थोड़े समय बाद प्रेरित नहीं किया जाएगा, मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो वो सीखने से क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पहले विषय वस्तु का चयन करना पड़ता है, अर्थात ये देखना पड़ता है कि मुझे क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत तभी डेवलप हो पाएगा जब आप पहले से डिसाइड करके जाओ कि मुझे क्या करना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों को समझ में आएगा, ताकि बच्चे क्या रहे, क्लास में क्रियाशील रहे। अगर आप ही ये सब नहीं कर कर जाएंगे कि मुझे क्या पढ़ाना है तो बच्चे क्या होंगे, क्रियाशील नहीं रहेंगे। तो बच्चों को क्रियाशील बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, खुद को क्रियाशील रखना पड़ता है। फिर डेविड आसुबेल के अनुसार है, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पहले अपने मस्तिष्क में विषय वस्तु का संगठन बनाना चाहिए, तभी कक्ष में सफल हो सकता है। ये नहीं है कि जाकर खड़े हो जाओ क्लास के अंदर कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाना है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ाने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, किन विधियों का प्रयोग करना है। फिर है उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। शिक्षण कार्य क्या होता है? एक उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया है। रिवलिन नामक विद्वान के इन विचारों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि एक शिक्षक के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह उद्देश्यपूर्ण होता है। इसलिए शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों को अपने अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण होता है क्योंकि जो क्लास के अंदर वो एक विषय वस्तु को लेकर चल रहा है वो क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है, वो उसका आज का उद्देश्य है। ठीक है, वो उद्देश्य उसने किस लिए बनाए हैं? लक्ष्य पूर्ति के लिए बनाए हैं। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, आज आप पता है कि मुझे आज इतना टॉपिक खत्म करना है, तो वो आपका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और लक्ष्य क्या है आपका? टीचर का एग्जाम देना, वो आपका लक्ष्य है, एक टीचर बनना। ठीक है, तो उस लक्ष्य के लिए आप क्या कर रहे हो? हर दिन के आपके उद्देश्य पूर्ण कर रहे हो। तो एक टीचर भी क्या करता है? अपना उद्देश्य बनाकर चलता है कि मुझे आज बच्चों को ये पढ़ाना है, उन्हें ये समझ में आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत हो जाएगा। इसमें बीडी भाटिया के अनुसार है, बिना उद्देश्य के ज्ञान के एक शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपनी मंजिल का पता ही नहीं है, और उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नाव के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी किनारे से जा टकराएगा। अगर आज आपको सिलेबस नहीं दिया जाए, ठीक है, तो आप कुछ भी पढ़ने के लिए तैयार हो, आपको पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, पेपर के अंदर कुछ भी आने वाला है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो वो क्या होता है? ये जो बीडी भाटिया बता रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग है। आपको पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ राजस्थान का पढ़ना है। अगर इंडिया का पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य जो है वो हमें पता होना चाहिए, और उसके अलावा जो लक्ष्य है उसके लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, तो वो हमें पता होने चाहिए सबसे पहले। फिर है सहसंबंधता का सिद्धांत। सहसंबंधता का सिद्धांत होता है कि किसी एक विषय वस्तु को समझने के लिए जब हम किसी दूसरे विषय वस्तु को जोड़कर बताने का प्रयास करते हैं, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं होते हैं जो दूसरे से कनेक्ट नहीं हो, जैसे फिजिक्स मैथ से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है? हर एक सब्जेक्ट क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड होने के कारण ही हम क्या करते हैं? उन दोनों को आपस में पढ़ा पाते हैं। किसी बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट है लेकिन फिजिक्स में नहीं है, ठीक है, तो हम उसके क्या कर सकते हैं? मैथ के थ्रू जो है वो उसका संबंध हम फिजिक्स के साथ बताकर उसको क्या कर सकते हैं? फिजिक्स के साथ भी उसको जोड़ सकते हैं। तो किसी एक विषय वस्तु को समझाने के लिए हम दूसरी विषय वस्तु को जोड़कर बताते हैं, तो वो क्या होता है? सह संबंधता का सिद्धांत होता है। इससे क्या होता है? उनके आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि होती है। फिर है आनंद का सिद्धांत। एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों को इस प्रकार से सिखाने का प्रयास करे कि उन्हें सब कुछ समझ में आ जाए। यही बालकों के लिए आनंद की अनुभूति है। कोई भी काम करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं कि हमें ये काम क्या है? आनंद देता है, हमारी इच्छा है इसके अंदर। ठीक है, जैसे अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी तो उसके अंदर वो एक ही चीज बोलता है, जिसमें तुम्हें मजा आता है वो काम करो, है ना। तो पढ़ाई के अंदर भी कई बार क्या होता है? कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ाकर जाते हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए क्या होगा? आज की क्लास तो बहुत बोर थी, ठीक है, मजा ही नहीं आया पढ़ने में। लेकिन कुछ टीचर का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, चाहे वो थोड़ा ही पढ़ा कर गया हो, लेकिन उस समय आपको क्या लगता है? आज तो मजा आ गया पढ़ के। ठीक है, तो वो क्या होता है? आनंद का सिद्धांत होता है। तो टीचर इसी तरह से पढ़ाए जिससे बालकों में क्या हो जाए? आनंद की अनुभूति हो, उन्हें उस काम को करने में मजा आए। फिर है पुनरावृत्ति का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, अभ्यास के सिद्धांत में क्या है? कोई भी काम तो उसको बार बार उसको अभ्यास करने के लिए कहा जाए। तो एक कक्ष में सभी बालक समान बुद्धि लब्धि के नहीं होते हैं, इसलिए हमें एक से अधिक बार बताने की आवश्यकता होती है। इसे ही क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति कहते हैं। ये बालकों और शिक्षक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक टीचर तो क्या करता है कि उसको बार बार अभ्यास करवाता है, और एक बालक क्या करता है? उसका बार बार अभ्यास करता है। तो ये क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। इसके अलावा जितनी भी इसके आगे की वीडियो है वो प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं। तो ये 2 वीडियो जो थे वो नहीं थे, वो आज इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं।